हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत दिनों के बाद कनेक्ट हो रहे हैं, मगर इंस्टाग्राम पे हम कंटिन्यू कनेक्ट थे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट किया है हमें इंस्टाग्राम पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रहें यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पे हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम इंडियन हिस्ट्री में क्या देखने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री में हम देखिए प्राचीन भारत हम देखेंगे, मध्यकालीन भारत देखेंगे हम, और इसके बाद हम आधुनिक भारत भी इसमें देखेंगे। तो हम पूरा हिस्ट्री इसमें कवर करेंगे। ये जो क्लास रहेगी, आप सोचते होंगे किस एग्ज़ाम के पर्पज़ से है ये। तो जो जो भी एग्ज़ाम हैं, जिन एग्ज़ाम में हिस्ट्री या जीके जीएस पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। जैसे जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एसएससी जीडी वाले बच्चे, इसमें जीएस आता है, इसमें ये काम करेगी। एसएससी जीडी के अलावा जो आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये उपयोगी है। आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए ये उपयोगी है। और जो हमारी नेक्स्ट यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी, उसके लिए ये बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो कहने का मतलब यही है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, उसके लिए ये उपयोगी रहेगी। यूपीएससी के लिए उपयोगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो अलग लेवल हो जाता है। वनडे एग्ज़ाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जिसमें भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये उपयोगी रहने वाली है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कौन से बच्चे इसे देख सकते हैं। और जो बच्चे बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, तब कवर हो जाएंगे। तो उनके लिए यूज़फुल रहने वाली। और जिनका सोशल प्रॉपर सब्जेक्ट रहेगा जूनियर में, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। तो आप लोग इसे ले सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या क्या देखने वाले हैं। आज की जो क्लास है बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। प्रॉपर क्लास जो है हमारी कल से चलेगी। आज हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमें हिस्ट्री में क्या क्या देखना है। इतिहास में हम क्या जानेंगे। इतिहास को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, किसे इतिहास कहते हैं, इतिहास के जनक कौन हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतिहास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इति प्लस ह प्लस आस, इन तीन शब्द से मिलकर हमारा इतिहास जो वर्ड है वो मिला है, बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जो घटित हो चुका हो, मतलब जो घटना हमारी पूर्व में घटित हो चुकी हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, इसकी और भी डेफिनेशन हो सकती है। अतीत के अध्ययन को हम इतिहास बोलते हैं। जो घटना पहले हो चुकी है उसे इतिहास बोलते हैं। मगर जो पूर्व में घटित हो चुका है और जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा हो, उसे हम इतिहास बोलेंगे। ठीक है, ऐसी घटना जिसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा है, उसे इतिहास बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसा कि हम बोल रहे हैं जो घटित हुआ है। ठीक है, क्लियर है। क्या होगा इतिहास का अर्थ, जो घटित हो चुका हो और जिसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल, पूर्व में घटित घटना की हम बात करते हैं, 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा था समाज पर। भारत का जो पूरा कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के से छीनकर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। मतलब भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था। ये एक प्रभाव पड़ा, पूरे भारत पर प्रभाव पड़ा था इसका। इसके अलावा जो हमने क्रांतिकारी आंदोलन किए थे, जैसे हमने असहयोग आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, तो इन सब का जो प्रभाव था कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश पर पड़ा था। तो इसी को हम इतिहास बोलेंगे। अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा, सर आपने बोला जो पूर्व में घटित हुआ हो उसे हम इतिहास कह देंगे। बच्चे के मन में विचार आया, उसने बोला सर
सर मेरी कल पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, क्या वो भी इतिहास होगा? अब अगर हम ये देखें पूर्व में घटित को इतिहास कहते हैं तो वो इतिहास होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। इतिहास उसे ही बोलेंगे जो पूर्व में घटित भी हुआ हो और जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा हुआ हो। अब जिस बच्चे की लड़ाई हो रही है अपने पड़ोसी से, वो पूरे समाज को प्रभावित नहीं करेगी, उसकी सोसाइटी को प्रभावित करेगी, उसे प्रभावित कर सकती है मगर पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए उसे इतिहास में हम नहीं जोड़ सकते। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इतिहास किसे कहते हैं और जो पूरे समाज पर प्रभाव डाल रहा है वो क्या है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। बात करते हैं इतिहास के जनक की। इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये हैं हमारे हेरोडोट्स साहब। बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद हमें ये इनकी पिक्चर एक ढूंढ मिली है, क्योंकि बहुत पुराने हैं ये, बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी हमें इन्हें ढूंढने में, मजाक कर रहे थे। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। ये जो पुस्तक है एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसे आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अब हेरोडोट्स को ही इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? और भी तो हिस्टोरियन हैं, बहुत सारे हैं। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास को जो था एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। क्रमबद्ध तरीके से लिखना और एक ऐसे ही लिख देना, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसी वजह से हेरोडोट्स को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या रहने वाला है आगे। हम देखते हैं इतिहास के विभाजन के बारे में। इतिहास के विभाजन में हम प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों को डिटेल में जानेंगे। आज हम इन्हें केवल इंट्रो के तौर पर देख रहे हैं, एक एक काल को हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल वो था जिसका लिखित प्रमाण साक्ष्य हमें नहीं मिला है। लिखित प्रमाण जैसे आपने जाना होगा, कोई पांडुलिपि होती हैं, अभिलेख होते हैं, ये सब होते हैं हमारे लिखित साक्ष्य। तो प्रागैतिहासिक काल में हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बारे में एक बताते हैं हम आपको। जैसे आपने सुना होगा डायनासोर पृथ्वी पर थे, डायनासोर का अंत भी हुआ था। कैसे हुआ था इसके बारे में बताते हैं कि पृथ्वी पर कोई एक उल्का पिंड था, उसके टकराने से बहुत सारे परिवर्तन आए। जब वो पृथ्वी पर टकराया तो ज़मीन अंदर धंस गई, समुद्र ऊपर उठ गए, पर्वतों का निर्माण हो गया, घाटियों का निर्माण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई, जिससे डायनासोर और भी अन्य बहुत सारी जो प्रजातियां थीं, जीव जंतु थे, नष्ट हो गए थे। मगर क्या हम आपसे पूछे इसका कोई लिखित प्रमाण है, कोई लिखित एविडेंस है, तो आप बोलेंगे नहीं। इस पर वैज्ञानिक लोग जो हैं वो अभी रिसर्च कर रहे हैं, इसका कोई हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल की। आगे ऐतिहासिक काल क्या है? आगे ऐतिहासिक काल में जो है हमें साक्ष्य मिला है, इसमें हमें साक्ष्य तो मिला है मगर उसे हम पढ़ नहीं पाए। जैसे आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो साक्ष्य मिले हैं, चित्र मिले हैं, लिपियां मिली हैं, उन्हें हम पढ़ नहीं पाए। विभिन्न देश के वैज्ञानिक हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे काल को आगे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। समझ गए आप? इन दोनों को समझ गए, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आगे ऐतिहासिक काल क्या होता है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में हमें प्रमाण मिला भी है और पढ़ा भी गया है। जैसे आगे ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं मुग़ल, उनका हमें साक्ष्य मिला है, हम पढ़ भी पाए हैं। ये सारे जो होते हैं ऐतिहासिक काल होते हैं, सारे हमें प्रमाण मिले हैं और हमने उन्हें पढ़ लिया, उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई है लिखित साक्ष्यों के द्वारा। ये तीनों आपको समझ में आए? अगर समझ में आए तो यस कमेंट करें। बढ़ते हैं आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को भी हम डिटेल में देखेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी हम देखते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल
तीसरा नवपाषाण काल। इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया गया है हमारे द्वारा। सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। पहले तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ये बताइए पाषाण क्या होता है। पाषाण की मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पाषाण का अर्थ क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल की बात करें तो ये अज्ञात समय से स्टार्ट हुआ है। अज्ञात समय से मतलब है इसका कोई हमें पता नहीं है कब से ये स्टार्ट हुआ है। 1 लाख BC से हो सकता है, 2 लाख BC से हो सकता है, 10 मिलियन BC से हो सकता है, कुछ हमें पता नहीं है। और कब तक रहा है ये? 10,000 BC तक ये रहा है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की अगर विशेषता की बात करें तो इसमें हमें आग की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी। वहीं बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल का जो समय रहा है वो 10,000 BC से और 4,000 BC तक रहा है। इसमें जो था मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। मध्यपाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया था। तीसरे की बात करें नवपाषाण काल, 4,000 BC से 2,500 BC तक रहा था। इसमें जो था कृषि की शुरुआत हो गई थी, प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन और बताइए, मनुष्य के द्वारा पहली जो फसल उगाई गई थी कौन सी थी, ठीक है, ये भी बताएंगे। इसके प्रमाण कहाँ से मिले थे, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। जितने भी स्थल हैं, नवपाषाणिक स्थल, पुरापाषाणिक स्थल, मध्यपाषाणिक स्थल, सब के बारे में हम जानेंगे। प्रारंभिक कृषि के एविडेंस किस जगह से मिले थे, कौन से स्थल से चावल के साक्ष्य मिले थे, कहाँ से गेहूं के मिले थे, सब कुछ हम जानेंगे। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है आगे ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था, इसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं मगर पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है। इसमें क्या रहने वाला है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब कुछ हम आगे ऐतिहासिक काल में देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 BC से 1750 BC तक इसका समय रहा है। वैदिक सभ्यता की बात करें 1500 BC से 600 BC तक रहा है। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा था 1500 BC से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा था 1000 BC से 600 BC तक रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी सन पूछी जाती है, इससे पिछली सन नहीं पूछी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सन पूछी जाती है। इसमें विभिन्न जो हमारे इतिहासकार हैं उनकी विभिन्न मत हैं। कोई 2500 बताता है, कोई 2350 से 1700 बताता है, कोई 3000 बताता है, हर कोई अलग अलग बताता है, मगर हम 2500 BC से 1750 BC कंसीडर करेंगे क्योंकि NCERT में ये दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी हम जानेंगे विस्तार से अगली वीडियो में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वेदों की रचना की गई थी, ये भी हम जानेंगे अगली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक काल जो हमने आपको बताया जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला था और पढ़ा भी गया था उसे, इसे हम 712 से 717 के बीच मानते हैं मध्यकालीन भारत को। कहीं कहीं इसे 600 AD से भी माना जाता है। अच्छा, अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी AD और BC में। जिन बच्चों को AD और BC में कन्फ्यूज़न हो रही है, थोड़ी देर रुकिए, जो हमारी लास्ट स्लाइड है AD और BC के लिए हमने बनाई है, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, AD BC आपको क्लियर हो जाएगा इसी क्लास में। ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन भारत हम देखने वाले हैं 712 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, और 1707 तक देखेंगे इसे हम, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब जो था मुग़ल शासक, अंतिम मुग़ल शासक था जो योग्य था। इसके बाद जो भी शासक आए थे वो अयोग्य थे, वो अपने काम में कुशल नहीं माने जाते हैं, इसी वजह से मुग़लों का पतन हो गया था। इसके बाद आधुनिक भारत को कंसीडर कर दिया जाता है, मध्यकालीन भारत समाप्ति होने लगता है। वैसे समाप्त तो 1857 की क्रांति के बाद होता है,
मगर पतन उसका शुरू होने लगता है 1707 से ही। आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे 1707 AD से 1947 तक। इसमें हम जो भी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं, गांधी युग है, नेहरू युग है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो भी उन्होंने किया था, कांग्रेस के अधिवेशन जो हैं हमारे 1885 से जितने भी हुए हैं सारे हम देखेंगे। ये सब हम आधुनिक भारत में देखने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं BC और AD में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं BC का मतलब होता है इसकी जो और क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व के समय को हम बोलते हैं BC। इसका जो क्रम होता है वो घटता हुआ होता है। जैसे 230 BC है तो उसके बाद 229 BC आएगी। अभी हम 2023 में चल रहे हैं, 2024 में चल रहे हैं, तो 2024 के बाद हमारी 2025 आएगी, मगर BC में 2024 के बाद 2023 आती। समझ गए? कुछ बुकों में इसे BCE भी बोला जाने लगा है अब, तो कन्फ्यूज ना हो, BC हो BCE हो, वो ईसा पूर्वी होता है, मगर फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो चेंजेस आ जाएगा। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BC पूछेगा तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, BCE बिफोर कॉमन एरा, मतलब वही रहेगा, 230 के बाद 229 ही आना है, ठीक है। क्लियर? AD की बात करें, AD की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एनो डोमिनी होता है। ईसा के जन्म के बाद के समय को हम मानते हैं ईसा का जो जन्म हुआ था वो 0 ईस्वी में हुआ था। ईसा के जन्म के बाद ईस्वी शुरू हो गई थी, 1 2 3 ऐसे करके ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो AD में हो जाता है। अभी हम 2024 में हैं, तो ईसा के जन्म को 2024 सालें हो चुकी हैं, ये मान के हमने ये समय निर्धारण किया है। इसका क्रम बढ़ता हुआ होता है, इसे CE कॉमन ईरा भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बस आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल हम क्या देखने वाले हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल को, ठीक है। पुरापाषाण काल की जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अज्ञात समय से 10,000 BC तक क्या घटना घटित हुई हैं, मनुष्य का जीवन कैसा था, कैसे वो खाना शिकार किया करता था, कहाँ रहता था, जो कुछ भी करता था वो हम इसमें जानेंगे। उसके बाद हम मध्यपाषाण नवपाषाण धीरे धीरे करके अपनी हिस्ट्री कवर करते चले जाएंगे। आप साथ में हमारे जुड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन क्लासों का। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि सारी वीडियो आपको GS अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही मिलने वाली है। इसका जो PDF है वो आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।